सम्राट अशोक 4। वृद्ध बिंदुसार अस्वस्थ हो गया। राजा को मालूम हुआ कि ग्रीकों के प्रोत्साहन के बल पर तक्षशिला में विद्रोह शुरू हो गया। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राजा ने अपने 6 पुत्रों को बुलाया और उनसे पूछा कि तक्षशिला के विद्रोह को कुचलने के लिए कौन सेना का नेतृत्व संभालेगा। पिता की आज्ञा का पालन करने के अशोक आगे बढ़ा। उस दिन सायंकाल अशोक सेनाधिपति से मिलने गया। तब तक सेनाधिपति को मालूम हो चुका था कि तक्षशिला में मगध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। उसे भली भांति मालूम था कि महाराज इस स्थिति में हाथ पर हाथ धरे चुप नहीं बैठेंगे। वे अवश्य ही इस विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिक कार्रवाई करेंगे। मगध साम्राज्य को वे विच्छिन्न होने नहीं देंगे। उसकी एकता को बनाए रखने के लिए अपना प्राण भी त्याग देने तैयार रहेंगे। इसलिए वह अपनी सेना को संगठित करने के काम में जुट गया। उसने अशोक को देखते ही प्रणाम करके कहा, युवराज, मैं भी आपके साथ तक्षशिला आऊंगा। आपकी यह बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। पर मेरा ख्याल है कि आप यहीं रहें तो अच्छा होगा, क्योंकि पिताश्री अस्वस्थ हैं। आप यहीं रहिए और मेरे साथ केवल 2 विश्वासपात्र दलपतियों को भेजिए। अशोक ने कहा, आपका कहना भी उचित ही है। इन परिस्थितियों में महाराज के साथ मेरा रहना भी आवश्यक ही है। आपका निर्णय अभिनंदनीय है। अपनी सेना के उत्तम सैनिकों व समर्थ दलपतियों को आपके साथ भेजूंगा। इसके लिए आवश्यक प्रबंध अभी किए देता हूं। सेनाधिपति ने कहा। तुरंत सेना को तक्षशिला भेजने का कार्यक्रम अमल में लाया गया। राजभवन के सामने के विशाल मैदान में हाथी घोड़े कतार में खड़े कर दिए गए। सैनिक हथियार तथा आवश्यक सामग्री को जुटाने में जी जान से लग गए। युद्ध की तैयारियां बड़े पैमाने पर शुरू हो गईं। यह सब देखते हुए राजा के ज्येष्ठ पुत्र सुषेम में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह छिपकर सेनाधिपति के पास गया और कहा, कहीं एक कोने में एक छोटा सा आंदोलन छिड़ गया और उसका दमन करने के लिए तुम तैयारियां इतने बड़े स्तर पर कर रहे हो, मानो महायुद्ध होने वाला हो। क्या यह जरूरी है? उसके इस प्रश्न पर चकित हो सेनाधिपति ने कहा, युवराज, शत्रुबल को साधारण मानना किसी भी दृष्टि से वांछनीय नहीं है। छोटे से सांप को भी मारना हो तो बड़ी लाठी से ही मारना चाहिए। इस विद्रोह के पीछे ग्रीक हैं। वे चतुर हैं, विवेकी हैं, धनी हैं। स्थानीय लोगों को हमारे विरुद्ध भड़काने के शक्ति सामर्थ्य उनमें मौजूद हैं। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। अलावा इसके युवराज अशोक पहली बार सेना का नेतृत्व संभालने वाले हैं। उनकी विजय के लिए आवश्यक तैयारियां व प्रबंध करना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। यह राजपरिवार के गौरव से संबंधित विषय जो ठहरा, किसके गौरव के बारे में तुम बात कर रहे हो? मगध साम्राज्य के होने वाले महाराज अशोक के गौरव के बारे में ही ना? सुषेम ने व्यंग्यभरे स्वर में कहा। मैंने सुना था कि आप इस राज्य के राजा होगे। अशोक नहीं। अच्छा होता आप ही सेना लेकर तक्षशिला जाते हैं। अपने होने वाले राजा की विजय पर मगध की प्रजा को अपार हर्ष होता। यह विजय प्रजा का प्रेम पात्र बनने में आपके उपयोग में आती। आपने एक अच्छा सुअवसर हाथ से फिसल जाने दिया। सेनाधिपति, तुम मेरे साथ चलोगे तो अवश्य ही मैं विजयी होकर लौटूंगा। सुषेम ने अपने कंठस्वर को थोड़ा सा घटाते हुए कहा। युवराज, मेरी समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हैं? सेनाधिपति ने पूछा। सेनाधिपति, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे पिताश्री की मृत्यु के बाद मैं ही राज्य सिंहासन पर आसीन होने वाला है। मेरे पिताश्री भी यही चाहते हैं। मेरे प्रति जनता में आदर की भावना हो, मैं उनका प्रेम पात्र बनूं, यह तुम्हारे सहयोग से ही संभव है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, सुषेम ने कहा। अब भी मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कह रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछें?
क्या मैं जान सकता हूं कि सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी आपने क्यों नहीं संभाली? सेनाधिपति ने पूछा। बीती बात को दोहराने से क्या फायदा? जो हुआ सो हुआ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं ही सेना का नेतृत्व संभालूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मेरा कहा मानोगे और वही करोगे जो मैं कहूंगा, तो राजा होने के बाद मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। इसके लिए बस तुम्हें एक कार्य करना होगा। इस सैनिक चर्या में अशोक की पराजय हो। उसके बाद मेरे नेतृत्व में सेना तक्षशिला जाएगी और तुम्हारी सहायता से लक्ष्य साधूंगा। विजयी होकर राजधानी लौटूंगा। इससे उस दासी के पुत्र अशोक का गर्वभंग होगा। इसके लिए तुम्हें बलहीन सैनिक दलों को अशोक के साथ भेजना होगा। उसके साथ तुम्हें जाना नहीं चाहिए। दोनों दलपति जो जाएंगे वे अकर्मण्य व असमर्थ हों। हमारी योजना सफल हो, इसके लिए इतना मात्र कर दो। इस विषय में मैं तुम्हारा विश्वास करता है। यह रहस्य हम दोनों के बीच में ही रह जाए, सुषेम ने कहा। सेनाधिपति भौंचक्का रह गया। उसके मुंह से बात न निकली। सुषेम ने सेनाधिपति की मानसिक स्थिति को भांपते हुए कहा, तुम यह काम करोगे तो मैं तुम्हें उसके योग्य पुरस्कार दूंगा। आगे राज्य में कोई ऐसा अधिकार नहीं होगा जिसका उपयोग तुम नहीं कर सकोगे। महाराज के बाद अर्थात मेरे बाद तुम ही सब कुछ हो। कहो, तुम्हारा क्या निर्णय है? युवराज, आप शायद मेरी राजभक्ति व ईमानदारी की परीक्षा कर रहे हैं, सेनाधिपति ने संदिग्ध स्वर में कहा। ऐसी कोई बात नहीं। अशोक के गर्व को कुचलना चाहिए, यही मेरा आशय और लक्ष्य है। मैंने जो भी कहा अक्षरक्षर सत्य है। इसमें अणु मात्र भी संदेह नहीं, सुषेम ने दृढ़ स्वर में कहा। आपने अपने मन की बात कह दी। अब मेरे मन की बात भी सुन लीजिए। आपकी इच्छा ने मेरे मनमस्तिष्क को झकझोर दिया। देशद्रोह करना और पीठ पीछे छुरी भोंकना मैं बड़ा अपराध मानता हूं। मैं किसी भी स्थिति में यह नहीं करूंगा। राजपरिवार के गौरव की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। इस धर्म को निभाना ही मेरा लक्ष्य है और होगा, सेनाधिपति ने कहा। सुषेम का चेहरा फीका पड़ गया। दपटते हुए पूछा, तो क्या मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? सेनाधिपति ने गंभीरता से कहा, कभी नहीं। ठीक है, एक और सेनाधिपति की नियुक्ति करनी होगी, सुषेम ने धमकी दी। यह तो आपका महाराज होने के बाद विचारणीय विषय है। अगर राजपरिवार में ही ऐसे षड्यंत्र होते रहें तो राजसिंहासन कब तक सुस्थिर रह पाएगा? युवराज, कृपा करके मेरी सलाह। कुछ और कहने जा रहा था सेनाधिपति। तुम्हारी सलाह मुझे नहीं चाहिए, अपने ही पास रखो, कहता हुआ सुषेम वहां से चला गया। सुषेम की कुयुक्ति पर, उसके कृत्सित विचारों पर सेनाधिपति को बड़ा दुख हुआ। फिर वह अपने कर्तव्य की पूर्ति में लग गया और अपने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में सेना दलों को सन्नद्ध किया। दूसरे दिन सवेरे ही अशोक सेना को लेकर तक्षशिला की ओर अग्रसर हुआ। थोड़ी दूरी तक अशोक के साथ साथ आए सेनाधिपति ने उससे कहा, युवराज, आपका प्रयत्न शुभप्रद हो। मुझे विश्वास है कि इस अभियान में आपकी सफलता अवश्य होगी। अपने लक्ष्य को आप बड़ी ही सुगमता के साथ साध सकेंगे। एक और मुख्य बात, 12 सैनिक योद्धा आपके अंगरक्षक होंगे। फिर भी अपनी रक्षा के विषय में आपको सदा सतर्क रहना चाहिए। विजयी होकर लौटने के बाद आपको कुछ मुख्य बातें कहना चाहूंगा, कहकर अशोक को विदा किया। उस दिन संध्या को थोड़ा सा अंधेरा हो जाने के बाद अशोक की सेनाएं तक्षशिला के नगर की सरहदों के निकट आईं। पहाड़ के नीचे सैनिकों ने शिविर डाले। दूसरे दिन सवेरे अशोक ने विद्रोहियों को कुछ दूतों के द्वारा संदेश भेजा। तब तक विद्रोहियों ने मगध के राजप्रतिनिधियों को नगर से भगा दिया। कुछ प्रतिनिधियों को मार डाला। अब तक्षशिला संपूर्ण रूप से विद्रोहियों के अधीन थी।
दूतों ने विद्रोहियों से मिलकर कहा, महाराज अस्वस्थ हैं। समस्या कितनी भी गंभीर व विवादास्पद क्यों न हो, वे चाहते हैं कि इसका शांतिपूर्वक परिष्कार हो। आपकी क्या मांगे हैं, बताइए। महाराज इन पर सोचेंगे, विचारेंगे। विद्रोहियों ने अपनी इच्छाएं व्यक्त करने के लिए अवधि मांगी। दूतों ने यह मान लिया। विद्रोहियों से मिलने जब से दूत हो आए, तब से अशोक की आज्ञा के अनुसार सैनिकों ने यात्री, व्यापारी व भिखमंगों का वेश धारण करके चुपचाप नगर में प्रवेश किया। वे विद्रोहियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने लगे। हर दिन अंधेरा छा जाने के बाद विद्रोही अपने ग्रीक पोषकों से एक भवन में मिलते थे और अपने भविष्य का कार्यक्रम निर्धारित करते थे। यह उनकी पद्धति थी। उस दिन रात को भी यथावत वे दोनों पक्ष उस भवन में मिलने वाले थे। यह रहस्य अशोक को मालूम हो गया। उसकी सलाह के मुताबिक बहुरूपीय बने सैनिकों ने उस भवन को घेर लिया। तदनंतर नगर के बाहर स्थित मगध सेनाएं तूफान की तरह नगर पर छा गईं। विद्रोही तथा ग्रीकों ने भवन से बाहर आने की भरपूर कोशिशें की, पर वे विफल हुए। वे भवन से बाहर नहीं आ पाए। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद वे सबके सब अशोक की सेना के अधीन हो गए। विद्रोहियों की भी अपनी छोटी सी सेना थी, किंतु उन्हें लड़ने का प्रशिक्षण सक्रम रूप से दिया नहीं गया। युद्ध के व्यूहों से वे अपरिचित थे। अपने को बचाने का भी उपाय उन्हें ज्ञात नहीं था। अशोक की सेना के साथ शहर में कहीं कहीं उन्होंने लड़ाई की, किंतु वे अशोक की सेना का सामना नहीं कर सके। कुछ भाग गए तो कुछ मारे गए। सबेरा होते होते विद्रोहियों के सारे प्रयत्न विफल हो गए और नगर पुनः अशोक के अधीन आ गया। विद्रोह के नेताओं और उनके मित्रों को बंदी बनाकर, उनके हाथों को मरोड़कर पीठ पीछे बांधकर नगर मध्य ले आए। नगर के बीचों बीच ऊंचा और समतल एक बहुत बड़ा चबूतरा है। मुनादी पिटवाई गई कि नगर की समस्त जनता वहां इकट्ठी हो। तक्षशिला की प्रजा भी यह जानने उत्कंठित थी कि आखिर हो क्या रहा है। उस चबूतरे के चारों ओर सब इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर बाद घोड़े पर आरूढ़ हो अशोक वहां पहुंचा। सिर झुकाए खड़े विद्रोहियों को संबोधित करते हुए उसने कहा, अगर आपको कष्ट हो तो अपने अधिकारियों को बताना चाहिए था। ऐसा न करके आपने विद्रोह किया और मगध के अधिकारियों को मारकर उनकी जायदाद लूटी। बताइए, यह दुर्बुद्धि आप में कैसे जगी? थोड़ी देर मौन धारण करने के बाद एक बंदी ने कहा, हमने यहाँ के राजप्रतिनिधि को अपने कष्टों का विवरण दिया, परंतु उन्होंने इनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, हमारी परवाह ही नहीं की। अच्छा, मान लेता है कि राजप्रतिनिधि ने आपके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। राजधानी आकर स्वयं आप राजा से या प्रधानमंत्री से मिल सकते थे। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अशोक ने पूछा। बंदियों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, आपने अपने कष्टों के बारे में राजा से नहीं बताया। इस बात को भूल जाइए, पर अब यह बताइए कि इस विषय में आपने पराये देशवासियों के साथ क्यों चर्चाएं की? क्यों समझौता कर लिया? उनसे हाथ क्यों मिलाया? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? हमारे राज्य के विषयों में उनकी दखलंदाजी क्यों? अशोक ने प्रश्न किया। बंदियों ने उस प्रश्न का भी समाधान नहीं दिया। अब यह स्पष्ट हो गया है कि ग्रीक और कुछ स्वार्थी स्थानीय प्रमुखों ने मिलजुल कर यह षड्यंत्र रचा है। यही विद्रोह की जड़ है। एक जमाना था जबकि यह प्रांत ग्रीकों के साम्राज्य का भाग था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने यहाँ के ग्रीकों को खदेड़कर भगा दिया। ग्रीक इस अपमान को भुला न सके। उनकी चेष्टाओं से यह बात स्पष्ट विदित होती है। परंतु उनके बारे में क्या कहूं, जिन्होंने उनसे हाथ मिलाकर इस आंदोलन की सृष्टि की। हम उनके इस बर्ताव का समर्थन कैसे कर सकेंगे? अपने देश को परायों को सौंपने की उनकी प्रवृत्ति नीच है, निकृष्ट है। वे क्षमा के योग्य नहीं हैं।
उनको दंड मिलना ही चाहिए, अशोक ने गंभीरतापूर्वक कहा। जनता यह जानने उत्सुक थी कि इन अपराधियों को कैसा दंड दिया जाएगा। मौन तोड़ते हुए अशोक ने कहा, हमारे राज्य में जिन विदेशियों ने विद्रोह को प्रोत्साहन दिया, उन्हें फांसी की सजा होगी। उन्हें संहयोग पहुंचाने वाले राजद्रोहियों को भी मौत की सजा मिलेगी। घोषणा करने के बाद अशोक मुड़ा। क्षमा कीजिए युवराज, अनजाने में हमसे यह भूल हो गई। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आगे से हम सावधान रहेंगे। कृपया हमें प्राण भिक्षा दीजिए, कहकर बंदी रोने लगे। अशोक ने फिर मुड़कर कहा, द्रोहियों पर दया दिखाकर उन्हें क्षमा करना उचित कार्य नहीं कहलाता। यह दंड शेष सभी को सावधान करेगा। यह उनके लिए चेतावनी है। फिर अधिकारियों को एक बार देखकर घोड़े पर सवार हो शिविर की ओर चला गया। उसी क्षण सभी कैदी मौत के घाट उतारे गए। वहां का वातावरण भयानक बन गया। सशेष